स्वागत है आप सबका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ स्टैटिक जीके सीरीज का एक नया वीडियो, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? हमारा प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, जो कि एक विदेशी यात्री था। तो मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो जो मेगास्थनीज था, इसने भारत का सटीक एकदम वर्णन किया था अपनी पुस्तक इंडिका में। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज की ये पुस्तक थी इसकी। इसमें भारत का एकदम सटीक वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज जो है वह यूनान का राजदूत था। कहाँ का? यूनान। यह यूनान से एक यूनानी राजदूत था। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किस देश से आया था। तो मेगास्थनीज जो था यूनान का राजदूत था, और यह सेलुकस निकेटर के साथ भारत आया था। सेलुकस निकेटर के साथ। किसके साथ? सेलुकस निकेटर के साथ। सेलुकस निकेटर के साथ भारत आया था। यहाँ पर देखा हमने दोस्तों कि हमारा प्रश्न था कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। यह एक यूनानी राजदूत था। इसने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, जिसमें इसने भारत का सटीक वर्णन किया हुआ है, और यह सेलुकस निकेटर के साथ भारत आया था। सेलुकस निकेटर कौन था? तो सेलुकस निकेटर जो था वह सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, तो हम इसके बाद देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। चलिए दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं कुछ और विदेशी यात्री जो भारत आए थे। तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? फाहियान जो था वह एक चीनी यात्री था। क्या था? चीनी यात्री। जैसे मेगास्थनीज एक यूनान से आया था, यह एक चीनी यात्री था। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी प्रमुख उपाधि इसे हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। विक्रमादित्य किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह एक चीनी यात्री था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद देखते हैं कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ह्वेनसांग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। शासनकाल मतलब कि उस समय भारत के राजा कौन हुआ करते थे। तो इस समय जब ह्वेनसांग भारत आया था, तो उस समय हमारे भारत देश के राजा थे हर्षवर्धन। ठीक है,
इसको याद कैसे कर सकते हैं? ह्वेनसांग, ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। तो उस समय ह्वेनसांग जब भारत आया था तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय भारत का शासक था हर्षवर्धन। उसी प्रकार फाहियान जब भारत आया था उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय भारत के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। मेगास्थनीज मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तो इसकी पुस्तक का नाम था सीयूकी। ठीक है। चलिए दोस्तों, और कुछ जो प्रसिद्ध मुस्लिम शासक थे उनके शासनकाल में कौन से राजदूत भारत आए थे उसको भी देख लेते हैं। तो अल-बरूनी किसके? अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया? अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया? तो अल-बरूनी जो था वह महमूद गजनी, किसके शासनकाल में? महमूद गजनी के शासनकाल में भारत आया था। अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अल-बरूनी जो है वह महमूद गजनी के शासनकाल में भारत आया था। इसकी दो प्रमुख पुस्तक थी, किताब उल हिंद और तहकीक ई हिंद। हमारे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? तो किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? अल-बरूनी, और तहकीक ए हिंद भी इसने ही लिखी। ये इसकी दो प्रमुख पुस्तकें थी। ठीक है। उसके बाद एक और मुस्लिम शासक थे, उनके भी शासनकाल में एक राजदूत आया था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है। इब्न बतूता किसके? यानी कि जब इब्न बतूता आया था उस समय भारत का राजा कौन था? किसके शासनकाल में भारत आए? ये लोग जो थे भारत आते थे, भ्रमण करते थे, यहाँ से क्या क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्या क्या चीज़ें वो अपने देश को ले जा सकते थे, आते थे और राजा से मिलकर इस पे वार्तालाप भी करते थे। तो ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम लोग शॉर्ट में MBT भी बोलते हैं, इसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता के भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। इब्न बतूता किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे हम लोग रक्त पिशाचु या फिर पागल शासक भी बोला करते हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अल-बरूनी महमूद गजनी के शासनकाल में भारत आया था, और इसकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। उसी प्रकार इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT के शासनकाल में भारत आया था, और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। हमारा प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। किसने की थी? 1336 ईस्वी में
हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब भारत का शासक कौन था? तो 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक भारत का शासक था। जैसा कि हमारे दिल्ली सल्तनत का ही एक मोहम्मद बिन तुगलक वंश का एक राज्य था। हमारे पूरे भारतवर्ष पर दिल्ली सल्तनत का ही कब्जा हुआ करता था। तो उस समय जो भारत, ये सब जो थे विजयनगर साम्राज्य, ये सब छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन हमारे मेन दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि तुगलक वंश का शासन था। और मोहम्मद बिन तुगलक उस समय राजा था। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय शासक था। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई तब भारत का शासक कौन था? भारत पर किसकी हुकूमत थी? तो जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह भारत का शासक था। इसके बाद देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है, इसकी राजधानी कहाँ थी? यानी कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी हम्पी। हम्पी कहाँ है? हम्पी जो है वह कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। हमारे नोटों पर भी हम्पी का एक चित्र बना हुआ होता है। तो वह किस नोट पे होता है? तो 50 के नोट पर हम्पी का चित्र किया हुआ रहता है, हम्पी का। ठीक है, क्या क्या देखा हमने यहाँ पर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। उस समय जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय जो भारत का शासक था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। तथा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी हम्पी। चलिए दोस्तों, इसके बाद कुछ और प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? इतिहासों में बहुत यह प्रचलित है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो इतिहासों में काफ़ी प्रचलित है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्या नाम था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। यह जो घोड़ा है वह इतिहासों में बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि जब तक महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हुई तब तक यह इनके साथ ही था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ठीक है, तो हाथी का जो नाम था वह था राम प्रसाद। जानवरों के भी नाम इंसानों की तरह हैं। तो ये जो अपना काम भी करते थे वह काफ़ी सही से, काफ़ी अच्छे ढंग से करते थे। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। उसी प्रकार इनके हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। उसके बाद देख लेते हैं कुछ और प्रश्नों को। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वह शेषनाग झील से है। शेषनाग झील से उद्गम स्थल का मतलब होता है कि जो झेलम नदी है उसका शुरुआती बिंदु कहाँ है? यह कहाँ से
कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील। शेषनाग झील अगर पूछे कि कहाँ है, तो शेषनाग जो झील है वह जम्मू कश्मीर में है, यानी कि जम्मू और कश्मीर में है। तो यहाँ पर हमने देखा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, तथा उसी प्रकार उनके हाथी का नाम राम प्रसाद। और झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शेषनाग झील से यह निकलता है। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रमुख दिवस भी देख लेते हैं। तो हम पहला है जैविक विविधता दिवस। जैविक विविधता दिवस यह कब मनाया जाता है? तो जैविक विविधता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब मनाया जाता है जैविक विविधता दिवस? 22 मई को। उसी प्रकार देखते हैं हमारा पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। उसके बाद देख लेते हैं हमारा स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस जो है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है जानते हैं? WHO की जो स्थापना है वह WHO की जो स्थापना है वह की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को। WHO है क्या? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। तो उसी के चलते 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और देख लेते हैं विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। विश्व रक्तदान दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 जून को। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैविक विविधता दिवस 22 मई, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।